कालू कौवा नदी पर बैठा पानी पी रहा था। आज तो मैं पानी पीकर ही अपना पेट भर लूंगा। मुझसे नहीं खोजा जाता ये भोजन। कालू कौवा ऐसा कहकर फिर से नदी से पानी पीने लगता है। सामने बहती हुई लकड़ी की एक टोकरी आ रही थी। कालू कौवा उस टोकरी की तरफ देखता है। जैसे ही वो टोकरी बहती हुई कालू कौवे के पास पहुंचती है, कालू कौवा उस टोकरी को अपने पंख से रोक लेता है और जल्दी से नदी से निकाल लेता है। ये क्या है इस टोकरी में? टोकरी घास फूस और सूखे पत्तों से भरी हुई थी। कालू कौवे को तो गंध में चोंच मारने की आदत थी। कालू कौवा टोकरी में भी चोंच मारने लगता है और गंदे पत्तों को टोकरी से बाहर फेंकने लगता है। ऊपर के कुछ पत्ते पीछे हटते हैं तो उसे एक सुनहरी कपड़ा नजर आता है। ये क्या चमक रहा है इस टोकरी में? कालू कौवा उस टोकरी में से कपड़े को बाहर निकालता है। वो एक सुनहरी रंग की साड़ी थी। वाह, ये तो सोने का कपड़ा है। कालू को लगा कि वो सोने से बना कपड़ा है, लेकिन वो तो बस सुनहरी रंग की साड़ी थी। कालू कौवा जोर जोर से हंसने लग जाता है। मैं तो अमीर हो गया। अब तो मैं सारी जिंदगी जितना चाहूं उतना खा सकता हूँ। कालू कौवा जल्दी से वो साड़ी उठाता है और घर ले आता है। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठ जाता है और अपने सामने वाले घोंसले में साड़ी रख लेता है। अब मैं इस कपड़े का क्या करूं? कालू कौवा बहुत गौर से उस साड़ी को देखे जा रहा था। तभी कालू कौवे के दरवाजे पर दस्तक होती है। कालू कौवा जल्दी से आगे बढ़ता है, साड़ी को उठाता है और अलमारी में रख देता है और फिर दरवाजा खोलने जाता है। बाहर रानो चिड़िया खड़ी थी। उसके पंखों में एक डिब्बा था। आओ रानू बहन, अंदर आ जाओ। रानो चिड़िया कौवे के घर के अंदर आ जाती है। कालू भैया, मैंने दाल चावल बनाए थे, सोचा आपको दे आऊं। कालू भैया, कब तक आप अकेले रहेंगे? शादी कर ले अब। नहीं रानू चिड़िया, कालू भैया को शादी नहीं करनी। अभी मुझे तो बहुत अमीर होना है। रानू बहन, फिर सोचूंगा शादी का भी। रानो चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। मैं भला क्यों करूं शादी? फिर इस सोने के कपड़े में से उस कवि को भी हिस्सा देना होगा। मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक ये कपड़ा बेच नहीं देता। कालू कौवे के मन में बहुत ज्यादा लालच आ गया था। वो जल्दी से अलमारी खोलता है, सुनहरी साड़ी उठाता है और उसे एक बैग में डाल लेता है और बाजार बेचने निकल जाता है। रास्ते में कालू को तोता मिल जाता है। कालू यार, कहाँ जा रहा है और इस बैग में क्या है? कुछ नहीं है इसमें, अपना काम कर, मेरे बैग की तरफ मत देख। कालू कौवा जल्दी से बैग के आगे आकर बैठ जाता है। ऐसा क्या है इसमें जो तुम इस तरह व्यवहार कर रहे हो? मैंने कहा ना, कुछ नहीं है इसमें, तू अपना काम कर। कालू कौवा अपना बैग उठाता है और बाजार की तरफ निकल जाता है। बाजार में बहुत भीड़ थी। कालू कौवा अपने बैग को मजबूती से थाम लेता है और सोनार की दुकान पर पहुंच जाता है। हाँ भाई कौवे, बोलो क्या चाहिए? सुनार जी, ये देखो, ये सोने का कपड़ा है, मुझे इसे बेचना है। सोनार उस साड़ी को गौर से देखता है और फिर हंसने लग जाता है। अरे भाई साहब, क्यों मजाक कर रहे हो? हाँ, ये कपड़ा पुराना है और अच्छे दामों बिक जाएगा, लेकिन ये सोने का नहीं है। इसे जाकर किसी कपड़े की दुकान पर बेचो या फिर किसी लड़की पक्षी को बेच दो। तू ये चालाकी मेरे साथ मत कर, सब पता है मुझे, तू मुझे बेवकूफ बना रहा है। कालू कौवा अपना सुनहरी साड़ी का कपड़ा उठाता है और अगली दुकान में घुस जाता है। भाई कौवे, ये साड़ी है एक सुनहरी रंग की, ये कोई सोने का कपड़ा नहीं है। कालू कौवे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कालू कौवा वो कपड़ा उठाता है और वापस घर ले आता है। ये सारे सुनार झूठ बोल रहे हैं, इनको पता चल गया है कि मेरा ये कपड़ा सोने का है।
इसलिए मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं इस कपड़े को कुछ दिनों बाद बेचूंगा और फिर मुझे खूब पैसे मिल जाएंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कालू तो अब अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता था। शाम हो गई है, अब सब पक्षी अपने अपने घरों में होंगे। मैं जाकर भोजन खोज लाता हूँ। कालू कौवा अलमारी को ताला लगाता है और भोजन की खोज में अपने घर से निकलता है। रास्ते में उसे गोरी कौवी मिल जाती है। कालू, कालू यहाँ आओ। कालू कौवा गोरी के पास जाता है। क्या है? क्या समस्या है तेरी? आय हाय, इतना नखरा किस चीज पर है तुझे? ऐसा क्या खजाना है तेरे पास, गरीब पक्षी? कोई खजाना नहीं मेरे पास। मैं भोजन खोजने जा रहा हूँ और तू मेरा समय बर्बाद कर रही है। ऐसे कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कुछ और दिन गुजर जाते हैं। कालू कौवे ने कब से अपने घर की मुरम्मत भी नहीं की थी। एक रात जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। आधी रात को कालू कौवे का घर टपकने लगता है। ये क्या? मेरा घर तो टपक रहा है। कालू कौवा जल्दी से अपनी अलमारी खोलता है और सुनहरी कपड़ा निकाल लेता है। शुक्र है मेरा सुनहरी कपड़ा तो ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। बारिश तेज हो जाती है और पानी और तेजी से घर में आने लगता है। आखिर कालू कौवे के घर की छत तूफान के सामने टिक नहीं पाती और कालू कौवे के ऊपर गिर जाती है। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ मुझे। लेकिन सब पक्षी अपने अपने घरों में थे। कालू कौवा उसी छत के नीचे दबकर मर जाता है और तेज हवा में वो सुनहरी कपड़ा वहां से उड़ जाता है और वापस जाकर नदी में बह जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रात का समय था। मानो चिड़ा और रानो चिड़िया बैठे बातें कर रहे थे। मानो जी, आज से मैं बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं करूंगी, जितना हो सके पैसे बचाऊंगी। रानो, तुम पहले भी कौन सी फजूल खर्ची करती हो। मैं तो भागे वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली है। मानो जी, आगे जाकर हमारे बच्चे भी होंगे। मैं पैसे बचा कर रखूंगी जो मुश्किल समय में हमारे काम आएंगे। एक तरफ रानो चिड़िया थी जो अपने भविष्य के लिए इतना सोचती थी। दूसरी तरफ गौरी कवि थी जो फजूल खर्ची करने से बाज ही नहीं आती थी। आज सुबह मुझे लूसी मिली थी। इतनी सुंदर शॉल खरीद कर ले जा रही थी। मुझे पैसे दो, मैं भी सुबह मार्केट जाऊंगी। गौरी, आखिर कितना कुछ खरीदना है तुमने? तुम्हारी अलमारी में इतना कुछ पड़ा है, मुझे लगता है अभी तुमने उनमें से आधे कपड़े पहने भी नहीं होंगे। कालू, सब लड़की पक्षियों को शॉपिंग करने का शौक होता है। हाँ, लेकिन वो अपने पति की जेब के अनुसार खर्च करती हैं, तुम्हारी तरह फजूल खर्ची नहीं करती। कालू, या तो तुम मुझे पैसे दो या मुझसे बात मत करना। गौरी ऐसे कहकर घोंसले में आंखें बंद करके लेट जाती है। सुबह हो जाती है। मानो जी, उठ जाए, क्या आपने आज काम पर नहीं जाना? मानो उठकर बैठ जाता है। रानो, मुझे 2 मिनट भी ज्यादा नहीं सोने देती तो। मानो जी, मैं नहीं चाहती कि आप आलसी हो जाएं कालू भाई की तरह। मानो और रानो चिड़िया हंसने लगते हैं। गौरी, मुझे भोजन बना दो, क्या मैं भूखे पेट जाऊं काम पर? कालू, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? रसोई में कुछ पड़ा होगा, जाओ खा लो। गौरी, क्या कभी तुम्हारे हाथ का भोजन नसीब होगा क्या नहीं? अब अपनी चोंच बंद करो और जाओ यहाँ से। कालू बेचारा भूखे पेट ही काम पर निकल जाता है। रास्ते में कालू कौवे को मानो चिड़ा मिल जाता है। कैसे हो कालू भाई? मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका? यार मानो, जब सुबह सुबह भूखे पेट ही पत्नी घर से निकाल दे तो ऐसे पति का आखिर क्या हाल होगा? ये तो कालू भाई बहुत बुरा हुआ है आपके साथ। ऐसा करें, ये मेरा भोजन आप खा लें। मुझे ये रानो ने दिया था, लेकिन मैं कुछ और खा लूंगा। नहीं यार मानो, तुम खाओ, तुमने जाकर इतना काम भी करना है। आप खा लें कालू भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। मानो ऐसा कहकर अपना लंच बॉक्स कालू कौवे को देकर चला जाता है। हाय रे, सुबह से पेट में दर्द हो रही है। कालू क्यों नहीं आया अभी तक? शाम हो जाती है। कालू कौवा दाना लेकर घर आ जाता है।
कालू, शुक्र है तुम आ गए। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, मुझे बुलबुल के पास ले जाओ। उफ गौरी, फिर से तुम्हारे बहाने शुरू हो गए। कालू, मेरे पेट में सच में दर्द हो रही है, मुझे बुलबुल के पास ले जाओ। कालू कौवा गौरी कवि को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल डॉक्टर गौरी का चेकअप करती है। घबराने की बात नहीं है गौरी, तुम अंडा देने वाली हो, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द हो रही थी। मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ। क्या सच में? गौरी और कालू बहुत खुश हो जाते हैं। कालू गौरी को लेकर घर वापस आ जाता है। गौरी, आज से तुम अपना ख्याल रखोगी, समझी? हाँ कालू, अब मुझे पैसे भी दे दो, मुझे वो शॉल खरीदनी है। ओहो गौरी, तुम भी ना। ये लो पैसे, जो चाहे खरीद लो। मैं आज बहुत खुश हूँ। कालू कौवा गौरी कवि को पैसे दे देता है। अगली सुबह गौरी कवि तोते की दुकान पर पहुंच जाती है। तोते, मुझे वो ट्रेंडिंग शॉल दिखाना। ये रही, यही है आज की ट्रेंडिंग शॉल, इसे पैक कर दे। ये शॉल 4000 रुपए की है। अपनी मोटी चोंच बंद रख और पैक करके दे ये शॉल मुझे। कीमत ना बता, ये पकड़ अपने पैसे। गौरी पैसे तोते के सामने फेंकती है और शॉल लेकर चली जाती है। रास्ते में गौरी कवि को रानो चिड़िया मिल जाती है। गौरी बहन, वाह, ये तो बहुत सुंदर शॉल है। आजकल ये शॉल ट्रेंडिंग में है रानो, पूरे 4000 की ली है। गौरी बहन, इतनी महंगी शॉल? हाँ रानो, मैं अंडा देने वाली हूँ, कालू ने मुझे तोहफे में ये शॉल लेकर दी है। गौरी, फिर तो तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। अब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। चिड़िया, मुझे खियान मत दे, तू मुझसे जेलस हो रही है अब। गौरी कवि वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। कालू कौवा घर आता है। गौरी अपने मोबाइल फोन में मसरूफ थी। क्या देख रही हो गौरी? मैं नई ड्रेस देख रही हूँ, अब से मेरा जो दिल करेगा मैं वही लूंगी। कालू कौवा गौरी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो ये जानता था कि गौरी को कुछ भी कहना बेकार है। इसलिए वो घोंसले में लेट जाता है और सो जाता है। अगली सुबह मानो चिड़ा काम पर चला जाता है। रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। मैम, ये ले, ये आपका ऑर्डर। लेकिन भाई साहब, मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं था। बहन जी, क्या ये एड्रेस आपका नहीं है? ये एड्रेस, ये तो गौरी कवि का है। भाई साहब, आप यहाँ से सामने चले जाएं। उसी पेड़ पर है घर उस कवि का। वो डिलीवरी पक्षी बॉय वहाँ से चला जाता है। गौरी बिना फजूल खर्चियों से बाज नहीं आती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन गौरी कवि के पेट में बहुत दर्द हो रही थी। कालू का तो पता नहीं कब आएगा। हाय, मेरा पेट बहुत दर्द हो रही है, क्या करूं? गौरी कवि रोते हुए रानो चिड़िया के घर जाती है। रानो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, प्लीज मेरे साथ बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक आ जाओ। कालू पता नहीं कब आएगा। अच्छा गौरी बहन, आप चले मेरे साथ। रानो चिड़िया गौरी कवि को साथ लेकर बुलबुल डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। गौरी, तुमने फास्ट फूड्स बहुत ज़्यादा खाए हैं, ये एक इंजेक्शन है, ये लगाना पड़ेगा। रानो, लेकिन अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें लुटा दूंगी पैसे। अच्छा गौरी बहन, आप परेशान मत हो। गौरी के बेटा पक्षी पैदा हुआ था। बधाई हो गौरी बहन। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रानो, तुमने मेरी मदद की। तुम ठीक कहती थी, मुझे पैसे बचाने चाहिए थे। गौरी बहन, आप पछताने से क्या होगा। खैर, अब आप आगे से ज़रा ख्याल रखना। फिर गौरी अपने बेटे पक्षी को लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।